नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की इस वक्त की 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। पहली खबर, देश में 24 घंटे में 3,49,691 नए केस सामने आए हैं। दूसरी खबर, दिल्ली में बढ़ सकता है लॉकडाउन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर, डिटेल आपके सामने पहुंचाएंगे। और तीसरी खबर, दिल्ली को आज 2800 बेड की सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी क्या है, पूरी डिटेल आपके सामने। चौथी खबर, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो वहीं पांचवी बड़ी खबर, मुंबई में लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है, कम हो रहे हैं कोरोना केस। ये अच्छी खबर यहां से जरूर सामने आ रही है। इसी सावधानी को हमें आगे बरतना है ताकि जड़ से कोरोना को मारा जा सके, उसका खात्मा यहां पर किया जा सके। और आइए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाने जाते हैं कि किस तरह देश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, किस तरह से ये पूरी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं और किस तरह से जो हालात हैं वो बने हुए हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के लिए जहां पर एक तरफ मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं पर 2800 नए बेड एक बड़ी सौगात के तौर पर देखे जा रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए ये जो कोरोना पॉजिटिव मामलों के मरीज निकल रहे हैं, एक बड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। वहीं पर 3,40,000 के पार केस हो गए हैं। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र से अच्छी खबर यह है कि मुंबई में कोरोना केस में कुछ कमी देखने को मिली है। तो वहीं पर 4,35,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र को भेजे जाएंगे। यूपी का जिक्र कर लेते हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। 38,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तो केरल में भी हालात यहां पर ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से देश में कोरोना मरीजों को 2-4 होने पड़ रहा है, उसके लिए युद्ध स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए कोशिश भी जारी है। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ये बड़ी खबर है। इसे खुशखबरी के तौर पर भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजधानी को 2800 नए बेड यहां पर मिलने वाले हैं। जानकारी आपके पास पहुंचा दें डिटेल के साथ कि डीआरडीओ सेंटर पर 250 बेड की सुविधा, बुराड़ी निरंकारी मिशन में 1000 नए बेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर में 500 बेड, वहीं पर राधा स्वामी सत्संग भवन में 1000 बेड की सुविधा, साथ ही राजन बाबू टीबी अस्पताल में 50 बेड की ये सुविधा। ये कोरोना अपडेट के जरिए आपको पहुंचा रहे हैं खबर कि आखिर दिल्ली में किस तरह के हालात जो बेड की किल्लत को लेकर बने हुए हैं, उसको समाधान के तौर पर ये जो नए बेड यहां पर 2800 तौर पर सामने आ रहे हैं, एक बड़ी राहत भरी खबर दिल्ली वासियों के लिए सामने आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी किल्लत जहां पर ऑक्सीजन की है, वहीं पर दूसरी बड़ी किल्लत है बेड का ना होना। कि आखिर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए तो कहां किया जाए। अस्पताल के बाहर इलाज जारी है, सड़क पर इलाज जारी है। लेकिन सोचिए, अब 2800 बेड यहां पर मिलने जा रहे हैं, किस तरह की राहत है। हमारे संवाददाता सईद आमिर हुसैन की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। 24 घंटे में बात करें तो करीब 357 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अगर आंकड़े की बात करें, संक्रमित आंकड़े की बात करें, तो अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। 24,103 संक्रमित मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। तमाम अस्पतालों में, चाहे वो जयपुर हॉस्पिटल हो या फिर गंगाराम हॉस्पिटल हो, और तमाम अमृतसर के हॉस्पिटल्स हैं जहां से खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम लोगों ने दम तोड़ा है। ऑक्सीजन की भरपाई के लिए सरकार कोशिशें लगातार कर रही है। इस समय हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम लोग जो हैं बाहर हैं, ताकि जो भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जो भी संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, उनको यहाँ पर रोक करके उनको चेक किया जा सके और उसके बाद अंदर भेजा जा सके। बेड की संख्या में भी लगातार कमी हो चुकी है। तमाम जगहों पे बेड के अरेंजमेंट्स जो है अलग से किए जा रहे हैं। बैंक्वेट हॉल हो, चाहे वो होटल्स हों, तमाम स्कूल हों, उनको अब एक तरह से सेंटर्स में, कोविड सेंटर्स में बदला जा रहा है। और ऑक्सीजन की भरपाई के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में 5 MT ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई गई है, ताकि ऑक्सीजन की भरपाई की जा सके, जो 11 से 12 घंटे तक चल सकती है। लेकिन बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं और जिनके पास 1-1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जाहिर तौर पर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तुरंत जल्द से जल्द ऑक्सीजन का इंतजाम करके अस्पतालों को भेजना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दिल्ली में लॉकडाउन की ये जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम खबर, दरअसल 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है। अंदर खेमे से खबर सामने आ रही है, क्योंकि कल जो है वो लॉकडाउन खत्म हो रहा है। इसमें 6 दिन का ये जो छोटा लॉकडाउन लगा था, इसे 1 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। कल सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन
आंकड़े जो हैं वो दिल्ली से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सरकार ये फैसला यहां पर ले सकती है कि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा सके। देखिए, जरूरी सेवाएं जो हैं वो अभी भी खुली हुई हैं, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज जा सकते हैं, बाकायदा उनके पास आई कार्ड होना चाहिए, कर्फ्यू पास होना चाहिए। ऐसे में 1 हफ्ते का ये लॉकडाउन इस चेन को ब्रेक करने के लिए लगाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन जो ये लगातार मामले हैं उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लगाया जा सकता है। और ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे तमाम संवाददाता आंकड़ों के जरिए, तस्वीरों के जरिए पूरी डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। सईद आमिर हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, इसके अलावा रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता पटना से बने हुए हैं, अविनाश सिंह हमारे साथ लखनऊ से, हिमांशु शर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से, ये तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ ही देर में जुड़ेंगे भी। लेकिन सही, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। दिल्ली से ये 2 खबरें, एक तो 2800 जो बेड है यहां पर एक बड़ी सौगात के तौर पर, राहत के तौर पर दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है, और दूसरी लॉकडाउन को लेकर अंदर में क्या खबर सामने आ रही है। देखिए, एक बात मैं आपको शबीना बता दूं कि जो 2800 बेड जो तैयार किए गए हैं, खासतौर पे ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें सारे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 2800 बेड में चाहे वो सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल बनाया गया हो या फिर DRDO का हो, या तमाम ऐसे अस्पताल जो है, जो सेंटर्स जो है उनको तैयार किया गया है। लेकिन आप इस समय मैं आपको बताऊं कि LNJP हॉस्पिटल में हूँ, ऑक्सीजन की भारी किल्लत यहाँ पर भी हो सकती है। ऐसी खबरें, सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो लगातार ऑक्सीजन पहुंचा रही है। गंगाराम हॉस्पिटल में ही आपको मालूम होगा कि 5 MT ऑक्सीजन जो है पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इनकी शिकायतें ये हैं कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं। 2-3 चीजों की कमी है कभी ना। पहला तो ये कि बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ बेड अवेलेबल है। सरकार ने एक्स्ट्रा इंतजाम कहाँ किए, ये सरकार को बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना होगा, इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि LNJP का हाल, सूरत हाल क्या है, ये तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए तस्वीरों में, ये LNJP हॉस्पिटल है और टेम्पो से लेकर के अब मरीज जो है यहाँ पे पहुंचाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, टेम्पो के माध्यम से ही मरीजों को अंदर पहुंचाया जा रहा है। अंदर बेड नहीं है, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाऊं कि तस्वीरों में आप देखिए, बाकायदा टेम्पो के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंच रहे मरीज। तो संख्या लगातार मरीजों की बढ़ती जा रही है, संसाधन जो है सीमित है। मैम, क्या हुआ, आपके पेशेंट भर्ती हो पाए? नहीं हो पाए। हम लोग यहाँ धक्के खा रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमें। तो क्या परेशानी क्या है? परेशानी वो देखिए, पेशेंट की हालत देखिए, ऑक्सीजन की हमें बहुत ज्यादा। अच्छा है, हॉस्पिटल में 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा डिक्लेयर कर दिया गया है न्यूज पे। क्या करें सर, मेरी मदर एडमिट है, अब बताओ क्या करूं। ICU बेड के लिए बोल दिया गया है, ICU बेड के लिए। ICU बेड अवेलेबल नहीं है, अब क्या करूं, बता दो आप। बेटा एक अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन की बात कर रहा है। आपको याद होगा कि जैसे लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की लगातार जो कमी हो रही है उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात को यहाँ पर समझा जा सकता है। आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार लोगों से बातचीत भी यहाँ पर जारी है। इस बातचीत को आगे भी जारी रखिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ऑक्सीजन की हालत, बेड की हालत, किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है वो लगातार सामने है। CM अरविंद केजरीवाल राज्यों को चिट्ठी भी लिख चुके हैं ऑक्सीजन के लिए कि भाई मदद यहां पर इस दौरान की जाए। क्या तस्वीर, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, किस तरह के हालात और कब तक सुधरेंगे? कुछ सुधार यहां पर आएगा, दिल्ली वासी माने? देखिए सभी, मैं आपको 2 अपडेट दे दूं। सबसे अहम बात है, जिस तरह से अभी तक रेलवे ने 150 टन ऑक्सीजन जो पिछले 24 घंटे में सप्लाई किया है, जो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो वहाँ के लिए। सबसे अहम बात दिल्ली को लेकर हो रही है। दिल्ली को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है उसको लेकर रेलवे की तरफ से संपर्क भी किया गया था दिल्ली सरकार से, और दिल्ली सरकार ने उन्हें 9 लोकेशन दिए। उन्होंने बताया कि 9 ऐसे लोकेशन हैं जहाँ से LMO, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली आ सकती है। उस पर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास 7 जो ऐसे लोकेशंस हैं जिसको फिजिबल माना गया और वहाँ से ऑक्सीजन दिल्ली लाया जा सकता है। सबसे अहम बात है, ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया है कि चूंकि दिल्ली सरकार आंध्र प्रदेश सरकार से डायरेक्ट टच में है, अगर वहाँ से उनको मंजूरी मिलती है तो ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी दिल्ली में
रेलवे की तरफ से की जाएगी, जिसमें ये बात जो कही जा रही है कि जो 7 लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए, चूंकि पहले 9 दिया गया, उसमें 7 लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया। रेलवे की तरफ से कहा गया कि दिल्ली सरकार का जो कॉल है उसका वेट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल देगी तो उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में भी रेलवे के द्वारा की जाएगी। इससे पहले जो 3 जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो चल चुकी है। कल रात को लखनऊ से एक और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो बोकारो गई है, वहाँ पर रिफिल होगी। उसके बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के लिए जाएगी। सबसे अहम जानकारी दिल्ली को लेकर जरूर कही जा सकती है कि दिल्ली को लेकर रेलवे अभी दिल्ली सरकार से संपर्क में है, दिल्ली सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। दिल्ली सरकार अगर गो हेड देगी तो उसके बाद दिल्ली में भी रेलवे के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। जो लोकेशन है उन लोकेशन को लेकर भी बातचीत चल रही है। ये जरूर कहा सकता है कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली सरकार हो या रेलवे के अधिकारी हो, उन दोनों में लगातार बातचीत चल रही थी। जिस तरह से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रेलवे से संपर्क किया गया था दोनों सरकारों की तरफ से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई और झारखंड के बोकारो से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। तो दिल्ली सरकार में रेलवे से ऑक्सीजन को लेकर बातचीत चल रही है रवि, क्योंकि एक एक डिटेल हम आप सभी के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो किसी तरह का पैनिक ना करे, बल्कि स्थिति को देखे, भांपे जरिए और सावधान यहां पर पूरी तरह से रहे। बने रहिए हमारे साथ। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में किस तरह से कोहराम मचाया हुआ है उसकी हर तस्वीर न्यूज नेशन हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों का जिक्र करें तो 26,74,000 को भी ये पार कर गई है। वहीं इस बीमारी की वजह से अभी तक 1,92,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में कोरोना के कहर का कोहराम, ऑल टाइम हाई पर कोरोना का संक्रमण। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। इस जानलेवा बीमारी का वायरस लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से संक्रमित कर रहा है। आलम यह है कि इस बीमारी की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में अलग अलग नाम से लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी गई है। तो यूपी समेत कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन का तरीका अपनाया गया है। इसके पीछे इरादा हर जगह कोरोना के चेन को ब्रेक करना है। इसके बावजूद कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से पैर पसारता जा रहा है। शनिवार को रात 12 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के कुल 3,48,831 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,760 लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली। इस दौरान सबसे ज्यादा 67,160 नए केस महाराष्ट्र में आए, जहां इस बीमारी ने 676 लोगों की जान ले ली। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37,944 नए केस सामने आए। यूपी में इस दौरान 222 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में 24 घंटे के दौरान 29,438 नए केस सामने आए। यहां इस बीमारी ने 24 घंटे में 208 लोगों की जान ले ली। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26,685 नए केस सामने आए, जबकि 25 लोगों की इस बीमारी से जान गई। इसी तरह राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 24,103 नए केस सामने आए, जबकि 357 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में अलग अलग नामों से लॉकडाउन लगाया गया है। तो यूपी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर मेरठ और गोरखपुर तक शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शहर को सैनिटाइज किया गया, ताकि कोरोना के वायरस के फैलाव को कम किया जा सके। इसी तरह कर्नाटक के कलबुर्गी से लेकर शिमला और लखनऊ तक की वीकेंड लॉकडाउन की तस्वीरें सामने आई। शनिवार को ऐसे ज्यादातर शहरों में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर भी आम दिनों की तुलना में कम संख्या में लोग निकले। वहीं मंदसौर में पुलिस ने वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़क पर बिना किसी जरूरी काम के घूम रहे लोगों पर सख्ती भी की। ऐसे लोगों को पुलिस ने बीच सड़क पर ही उठक बैठक कराया। कोरोना की जानलेवा बीमारी पर काबू पाने के लिए केंद्र की सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। बीमारी पर रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर दिया गया है। शनिवार तक पूरे देश में 14 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हो जाने के बाद टीकाकरण के काम में और भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि टीकाकरण अभियान के तेज होने के बाद कोरोना की जानलेवा बीमारी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाया जा सकेगा। टीम न्यूज नेशन।
सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी दूर कर दी गई है। ऑक्सीजन लेकर टैंकर पहुंचा है। एक अच्छी खबर सामने आ रही है क्योंकि महज 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई थी। मरीज के परिजन जो थे वो बेहद परेशान थे, लेकिन इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन की जो कमी सामने आ रही थी वो दूर हो चुकी है। ऑक्सीजन टैंकर लेकर यहाँ पर पहुंचा जा चुका है। आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरे हालात यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, साथ ही रवि सिसोदिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी की तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। ज्योत्सना मुंबई से ज्यादा जानकारी हमें देंगी, लेकिन इस बीच सैयद आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर बताई जा रही थी एलएनजेपी अस्पताल में, क्या अब मरीजों के परिजनों ने और डॉक्टर्स ने राहत की सांस ली है? देखिए, राहत की सांस तो जरूर मिली है क्योंकि अभी हमने लाइव दिखाया कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पहुंचा है, लेकिन दुख की घड़ी खत्म नहीं हुई है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि रोते बिलखते परिजन जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रोते बिलखते परिजन जिनके अपने जो है खो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते। देखिए, अभी एक परिवार अंदर गया, क्या हुआ? इन्होंने हटा दिया उसका ऑक्सीजन, किसी और को लगा दिया। मेरे भाई का ऑक्सीजन हटा के किसी और को लगा दिया इन्होंने। भाई था मेरा छोटा। देखिए, ये रोते बिलखते परिजन जो हैं, अभी इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। मैं आपको बताऊं शबीना, मैं सुबह से यहाँ पे हूँ। रोते बिलखते लोग जो हैं वो अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं। 2 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची थी। खैर, ये अच्छा हुआ कि ऑक्सीजन सही समय पे आ गई, वरना ये स्थिति और खराब हो सकती थी। जैसा कि अभी एक बाइट में आपने सुना, एक बच्चा जो अपनी माँ को कह रहा है कि उसकी ऑक्सीजन हटा दी और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की स्थिति जो है लगातार बनती जा रही है तमाम अस्पतालों में। और ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां पर ऑक्सीजन पहुंच रही है, कहां कहां पर कमियां हैं, ताकि उसकी भरपाई पूरी तरीके से की जा सके, सरकार को भी पता चल सके कि कहां पर सिचुएशन खराब होती जा रही है। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से सरकार को यह भी पता चल रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की हालत क्या है और लोगों को असलियत में क्या ऑक्सीजन मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको एलएनजेपी अस्पताल के सामने से दिखा रहे हैं, जहां पर रोते बिलखते परिजन जो है वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें जो है नहीं दी जा रही है या ऑक्सीजन हटा दी जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन है। हालांकि खबर अभी हमने जो दिखाई, ब्रेकिंग जो दिखाई, एलएनजेपी हॉस्पिटल में 5 MT ऑक्सीजन जो है वो अभी तत्काल तौर पे जो है पहुंचा दी गई है। राहत की खबर है, 2 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची थी। और सबसे बड़ा अस्पताल जो है कोविड का वो माना जाता है एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां पर कई सांसें जो है अटकी हुई थी, लेकिन फिलहाल अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। राहत की खबर है, ऐसे में तमाम जानों को बचाया जा सकेगा। जी, नजर बनाए रखेगा सैयद। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। रवि, रजनीश, ज्योत्सना, अविनाश भी हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट पहुंचाने के लिए। आप सभी की तरफ रुख करेंगे इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिहार के वैशाली से हमारे पास आ रही है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ी हैं। पूर्व विधायक मुन्ना लाल शुक्ला ने उड़ाया है कानून का मजाक। दरअसल लालगंज में डांस पार्टी का आयोजन इस महामारी के दौर में उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, डांस पार्टी का आयोजन किया गया और किस तरह से भारी भीड़ यहां पर उमड़ी। देखिए, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं लोग, बिना मास्क के वो खुद नजर आ रहे हैं। सुरक्षा गार्ड ने सरेआम फायरिंग भी की, यानी कि हर्ष फायरिंग तक की गई। ये वो लोग हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए। और देखिए, पूर्व विधायक की किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी मनमानी सामने आ रही है, क्योंकि जो भी महामारी में नियमों का उल्लंघन कर रहा है वो मनमानी कर रहा है। अपनी जिंदगी, अपनों की जिंदगी, दूसरों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व एमएलए मुन्ना शुक्ला की ये तस्वीर देखिए। जरूरी है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या संदेश जाएगा और क्या माहौल होगा। और ये फायरिंग की तस्वीर देखिए, किस तरह से हर्ष फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है ये सुरक्षा गार्ड है जिसने यहाँ पर हर्ष फायरिंग की है।
लाल रंग के सर्कल के अंदर इसकी तस्वीर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। कोरोना काल में, महामारी के इस दौर में एक तो डांस पार्टी का आयोजन, इस फंक्शन का आयोजन, हर्ष फायरिंग करना, नियमों का ये उल्लंघन। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, बेहद दुखद तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सबीना, देखिए और मैं बता दूं इसमें अभी अभी जो अपडेट आया है वो यह आया है कि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला, उनके बॉडीगार्ड के साथ 5 लोगों को इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। 300 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है क्योंकि ये पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने खुद रात में 9 बजे के बाद कर्फ्यू जारी करवा दिया है, रात में 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। किसी भी तरह का समारोह इस तरीके से भीड़ भाड़ में आपको नहीं करना। और आप देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है सबीना, किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उनके बॉडीगार्ड कार्बाइन से फायरिंग कर रहे हैं, हर्ष फायरिंग हो रही है और लगातार कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। बिहार में हर दिन 12,000 से 13,000 नए मामले आ रहे हैं संक्रमण के। 80 मौतें हुई हैं, कल 25 लोग पटना में मौत के शिकार हुए कोरोना के कारण। तो सभी ने एक तरफ लगातार संक्रमण का दौर बिहार में बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके से लापरवाही, वो भी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी है अन्नू शुक्ला, और वो लोग अपने भाई के बेटे के उपनयन संस्कार में पहुंचे थे और वहां पर ये पूरा तमाशा हो रहा था। जी बिल्कुल, हर्ष फायरिंग की तस्वीर भी हम यहां पर देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है रजनीश, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि इस तरह की बेशर्मी वाली हरकत करेंगे तो क्या संदेश जाएगा और क्या इसके नतीजे निकलेंगे? क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई तौर पर दिखेगी या वाकई आपको लगता है जिस महामारी के दौर से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, बिहार से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में सख्त कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने बताया कि अभी अभी इस मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और सरकार ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया है। थाना प्रभारी ने खुद अपने संज्ञान से वहां पर एक प्राथमिकी दर्ज की है और इसमें मुन्ना शुक्ला, अन्नू शुक्ला, उनके बॉडीगार्ड के साथ कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और ये सही में बहुत ही गंभीर मामला। और दूसरी तरफ आप एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, बिहार में इतनी विकट परिस्थिति है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, और आप इस तरह से जश्न मना रहे हैं। ये क्या पिक्चर प्रेजेंट करता है? आपको लोगों की सेवा में होनी चाहिए, लोगों को मदद देनी चाहिए, तो आप हर्ष फायरिंग करा रहे हैं, आप वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। जो लोग आपके समर्थक है वो भी आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये आप कौन सा एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं? आप एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और जाने माने लोग हैं, ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। जी अब सबीना, बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधि रह चुके हैं मुन्ना शुक्ला और इस वक्त भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से काला धब्बा इस वक्त इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान में अब लगाया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या जिम्मेदारियां निभाई यहां पर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। महाराष्ट्र से हमारे पास आ रही है। मुंबई में कोरोना के नए केस में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 5,888 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले 7,199 केस सामने आए थे। मुंबई में कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का थोड़ा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 71 मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 24 घंटे में 67,160 नए केस सामने आए हैं और ये कमी भले ही कम स्तर पर दर्ज की गई है, लेकिन इसे बरकरार रखना जरूरी है ताकि हर दिन के हिसाब से ये कमी दर्ज की जाए। मुंबई में लॉकडाउन का असर भी दिखना शुरू हो गया है। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी नजर आई है। संवाददाता ज्योत्सना की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखें। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 के साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के लिए जो सख्त नियम बनाए हैं उसका पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,160 कोरोना के नए मरीज पाए जा चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है और 776 लोग जो है वो कोरोना के पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,888 कोरोना के नए मरीज पाए जा चुके हैं, लेकिन मुंबई का आंकड़ा जो है कोरोना का वो कम हो चुका है, जबकि 71 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मुंबई में अब तक 12,719 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मुंबई बीएमसी के अनुसार मुंबई में जो सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें ये पाया गया था कि सीरो सर्वे में काफ़ी लोग जो है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी है।
इसका मतलब साफ है कि मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बहुत ही कम हो गया है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो अभी तक नहीं रुक पा रहा है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा अब तक का 24 घंटे का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से जो कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो सख्त नियम पालन करने की बात कही है, वो 1 मई सुबह 7 बजे तक है, जिसके बाद राज्य सरकार जो स्थिति रहेगी उसको देखकर आगे का फैसला लेगी। जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आइए सीधा रुख करते हैं मुंबई की तरफ। हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ है। ज्योत्सना, मुंबई में थोड़ी कमी यहां पर दर्ज की गई है। आप ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपनी रिपोर्ट भेजती रही है। क्या तस्वीर आपको कुछ दिनों पहले की नजर आ रही थी और अब की नजर आ रही है? क्या गंभीरता के साथ मुंबई वासी ले रहे हैं इस पूरी तस्वीर को कि अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो उनकी भलाई के लिए लगाया गया है? क्या तस्वीर? बिल्कुल सही कहा सबीना। एक बार हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आज रविवार का दिन है और शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन ये जो है वो बताया गया है, गाइडलाइंस बताए गए हैं, जिसके अनुसार आप अगर मुंबई में घूमोगे, देश की आर्थिक राजधानी, तो आपको सड़कों पर गाड़ियां ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। बहुत ही अत्यावश्यक सेवा के जो लोग रहेंगे वो सिर्फ नज़र आएंगे। सोमवार से शुक्रवार 7 से 11 बजे तक भले ही जो अनुमति दी गई है दुकान खोलने की, इमरजेंसी की, निजी काम कार्यालय में जाने की, लेकिन वो शनिवार और रविवार को बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी में एक और राहत की बात सामने आई है कि 28% सीरो सर्वे, मतलब सीरो सर्वे किया गया था। लगभग 10,000 लोगों का सीरो सर्वे किया गया था, जिसके तहत 10,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। उनमें पाया गया कि 28% लोगों में एंटीबॉडीज तैयार की क्या वो किसी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या फिर यूं ही बाहर घूम रहे हैं जो आपके साथ में इस वक्त हैं? देखिए सबीना, अभी जो फिलहाल जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी मतलब जो इमरजेंसी सेवा है बस वही जा रहे हैं, इसीलिए लोग आपको सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे। लोगों से बात करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का भी काफ़ी पहरा है। हर चौराहे पे, हर चौक पे पुलिस का पहरा है। लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे कि 28% मुंबई के हाई राइज और स्लम इलाके में जो है वो एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है। इनमें से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है कि मुंबई में आंकड़े कम हो गए। लेकिन प्रशासन के सामने अभी भी ये चुनौती है कि जो मौत के आंकड़े हैं, फिर चाहे पूरे महाराष्ट्र की बात करें, 676 और इस बीच 4,35,000 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन केंद्र की तरफ से दिए जाएंगे, जिसके लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी का शुक्रिया भी कहा है, उससे भी स्थिति जरूर काफी हद तक संभलती हुई नजर आएगी। और यूपी से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। शहरों में प्रशासन सैनिटाइजेशन का अभियान चला रहा है। यूपी में 24 घंटे का जिक्र करें तो 37,944 नए केस सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 222 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो एक तरफ सैनिटाइजेशन का काम देखिए किस तेजी से जारी है, ताकि हवा में मौजूद कोरोना वायरस जो है उसे मारा जा सके, उसे जल्द से जल्द किल किया जा सके। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, लखनऊ की तस्वीर आपके सामने है। वीकेंड लॉकडाउन जारी है, देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आने जाने के लोग जो नजर आ रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, मरीज भी हैं, उनके परिजन भी उन्हें ले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी छूट यहां पर दी गई है। सहारनपुर में सैनिटाइजेशन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं। अविनाश, क्या तस्वीर लॉकडाउन को लेकर, क्या तस्वीर सैनिटाइजेशन को लेकर, क्या तस्वीर अस्पतालों में मौजूद मरीजों की व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए सबीना, अगर पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में इस वक्त संक्रमित मरीजों की तादाद 2,90,000 के पार पहुंच चुकी है। लखनऊ चूंकि सबसे संक्रमित शहर है, हॉटस्पॉट बना हुआ है और सबसे खराब स्थिति कह सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ की है। लखनऊ में सबीना इस वक्त सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की जरूरत है, लेकिन इस वक्त पूरा लखनऊ इन्हीं दो चीजों से जूझ रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, मैं एक प्लांट के बाहर खड़ा हूं, ये ऑक्सीजन प्लांट है और आप यहाँ की तस्वीर देखकर समझ सकती हैं कि इस वक्त लखनऊ की क्या स्थिति होगी। लोग लंबी कतारों में खड़े हैं और ये जो तस्वीर है सुबह से यहाँ पर ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं जो कि लंबी कतार लगाए यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें ऑक्सीजन मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुख की बात है कि जिस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ये तमाम लोग खड़े हैं वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है। ऐसी तस्वीर सबीना आपको बता दूं कि लखनऊ में कई जगहों की है। हालांकि ये सच है कि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन मौजूद है और वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन अधिकतर जो प्लांट है वहाँ के बाहर की तस्वीर आपको ऐसी ही दिखेगी, जहाँ पर
रात से सुबह से लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं लंबी कतारों में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात यह है सबीना कि ये वे लोग हैं, इनमें से अधिकतर संख्या वैसे लोगों की है जिनका कोई अपना घर में एडमिट है। मजबूरन जब किसी अस्पताल में उन्हें जगह नहीं मिल पाई तो लोगों को अपने घरों में अपने मरीज को ऑक्सीजन पर जिंदा रखना पड़ रहा है। और चूंकि जब ऑक्सीजन खत्म होता है तो लोग एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल, एक एक सांस के लिए किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है, किस तरह से यहाँ अपनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका जानकारी के लिए, और साथ ही अविनाश आपका भी शुक्रिया। अब आपको आगे दिखाएंगे ब्रेक के बाद आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, खासतौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पूरी तस्वीर आंकड़ों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और मध्य प्रदेश में कोरोना से किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये पूरी तस्वीर यहाँ की आपको दिखाते हैं। लगातार नए केस सामने आ रहे हैं, जैसे देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को आइसोलेशन कोच में देखिए किस तरह से तब्दील कर दिया है। आइसोलेशन कोच में इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए कोशिश लगातार की जा रही है संबंधित विभाग की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये अब तक सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद इसे मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच के तौर पर तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त की जरूरत भी यही है। ये रिपोर्ट आप देखिए किस तरह के इंतजाम है, किस तरह के अंदर की ये पूरी तस्वीर है इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना का कहर राजधानी भोपाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में शहर के अंदर बिस्तरों की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब रेलवे ने एक नया प्रयास किया है। राजधानी भोपाल में या फिर कहीं पर भी आपने ट्रेनों में सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन इस बार आपको राजधानी भोपाल के स्टेशन पर अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। ये आप ट्रेन को देख सकते हैं जिसके बाहर आप देखेंगे कि कूलर है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये कूलर ट्रेनों के जो खिड़कियाँ हैं उसके बाहर क्यों लगाए जा रहे हैं, तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो कूलर लगाए जा रहे हैं ये ट्रेन की खिड़की के बाहर ये कूलर हैं जो इस ट्रेन के अंदर आइसोलेशन जो वार्ड बनाए गए हैं वो हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19 आइसोलेशन कोच इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पर मेडिकल का जो स्टाफ है वो सामने आपको नज़र आएगा, जो कि एक मेडिकल का स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर अब जो मरीज आएंगे जिन्हें यहाँ पर एडमिट किया जाएगा उनकी देखरेख करेगा। और अगर हम पूरी ट्रेन के अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और इस समय ज़रूरत भी है कि जहाँ एक और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ज़रूरत पड़ रही है बेड की, बिस्तरों की, और ऐसे में जब अस्पतालों में बिस्तर कम हो गए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे का सहारा लिया गया है। और इस कोच को आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ ट्रेनों के जो सीट होती हैं उस सीट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिस्तर बनाया गया है। तो ये पूरा जो ट्रेन है यहाँ से अगर हम वहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पूरी जो बर्थ है वो अब एक अस्पताल के रूप में नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब आइसोलेशन जो वार्ड है उसका जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं इन ट्रेनों को दिया गया है। जाहिर सी बात है इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि लोगों को बचाना है और उनको अस्पताल पहुंचाना है। अस्पतालों में जिस तरह से बेड भर गए हैं, बिस्तर भर गए हैं, तो ऐसे में अब देश की जो ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में काम आ रही हैं। और ये एक मिसाल है जो ये बताएगा कि अगर हम देश में इस तरह के नए नए आयाम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और उन्हें बिस्तर आसानी से मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त कोशिश ही नहीं बल्कि युद्ध स्तर की कोशिश की जरूरत है ताकि हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। और ऐसे में आपका सतर्क रहना, सावधान रहना, घर में रहना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, नजर बनी हुई है।